नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी, आपके साथ इस समय देश में एक चल रही महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करने के लिए, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह घटना जुड़ी हुई है बिल्किस बानो केस से। बिल्किस बानो केस जो 2002 के गुजरात दंगे से, गोधरा कांड से जुड़ा हुआ है। आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और क्या है पूरी घटना, हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। आरंभ से लेकर अब तक की सारी कहानियों को, सारी प्रक्रियाओं को की भी हम इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे घटना हुई और कैसे कैसे दोषियों को रिहा किया गया है और कैसे सजा हुई है। उन सारी बातों की चर्चा हम इसमें करेंगे। हम ये इस सेशन में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति को 14 साल के बाद रिहा किया जा सकता है। आज हम इस सेशन में भी जानेंगे कि क्या उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति को 14 साल के अंदर रिहा किया जा सकता है, और अगर हाँ तो उसके प्रावधान क्या हैं। सारी बातों के अंदर बिल्किस बानो केस का जिक्र भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको घटना की बैकग्राउंड समझनी होगी। बात है आज से 20 साल पहले की। देखिए, बात है न्यूज़पेपर में छपी हुई घटना है। बात है आज से 20 साल पहले की 27 फरवरी 2002 की ये घटना है। अयोध्या से गुजरात के लिए आ रही साबरमती एक्सप्रेस को गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा नामक स्टेशन पर उसकी एक बोगी में आग लगा दी जाती है। आग लगा देने से उस समय सवार 59 कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। देखिए, घटना कहाँ से प्रारंभ हुई। एक कार सेवक कौन थे? तो वही जो अयोध्या की यात्रा करके वापस साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात लौट रहे थे। और गुजरात लौटते समय में गोधरा में, गुजरात के पंचमहल जिला में गोधरा नामक एक स्थान पड़ता है। उस स्थान पर साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगा दी जाती है। उस आग लगाने से उस दिन बकरीद का दिन था, 27 फरवरी 2002 को बकरीद का दिन था। और वहाँ एक उत्तेजक भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया और उसमें 59 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठते हैं और एक घटना सिलसिलेवार चलता है। और उसी दंगों के दौरान ही एक बिल्किस बानो की घटना भी घट जाती है, जिसकी चर्चा हम करेंगे और जो इस समय चर्चा की विषय बनी हुई है। तो अब आपको हम चर्चा करेंगे कि ये घटना हुई कैसे और इसका सीरियल वार से बिल्किस बानो से कैसे जुड़ा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह जब घटना 27 फरवरी 2002 को हुई, उस समय मुस्लिम समुदाय के लोगों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ही साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगा दी है, जो अयोध्या से आ रही थी। और गोधरा नामक स्टेशन पर, जो गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है, आग लगने से 59 कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठते हैं और इसकी खबरें महीनों तक न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। उसी दौरान भी बिल्किस बानो के साथ भी एक घटना घटी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि घटना हुई कैसे। तो अहमदाबाद आवासीय सोसाइटी के गुलबर्ग में, जहां ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे थे, उन पर हमला हुआ। जानिए, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग गोधरा कांड के बाद एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। गुजरात में महीनों दंगा भड़कता रहा और लोगों की हत्याएं, लूटपाट, बलात्कार की घटनाएं होती रहीं। और उसी में से घटना जुड़ा है बिल्किस बानो से, जिसका इस समय जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ। आज उस पर चर्चा भी करेंगे कि बिल्किस बानो के साथ आखिर हुआ क्या। तो उसी सिलसिलेवार में अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में, जहाँ ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, उन पर उत्तेजक भीड़ ने हमला किया, जिनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की मृत्यु हुई। गोधरा कांड, उसके बाद के दंगों की जांच के लिए सरकार ने आयोग का भी गठन किया था और उसने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। तो आज हम जानेंगे कि गोधरा कहाँ पर है। यदि हम यह जान लेते हैं तो घटना को अच्छे तरह से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, गुजरात का मैप है और मैप में देखते हैं कि सबसे पूरब में दाहोद स्थित है। दाहोद से पहले पंचमहल जिला स्थित है और पंचमहल में ही गोधरा पड़ता है। और दाहोद की भी चर्चा करूंगा, क्योंकि दाहोद का केस बिल्किस बानो से जुड़ा हुआ है। तो हम गुजरात का मैप आसानी से देख लीजिए कि जब हम गुजरात के नक्शे में सबसे पूरब की ओर बढ़ते हैं तो दाहोद जिला है और उससे सटा हुआ जस्ट पंचमहल जिला। और पंचमहल जिला में ही गोधरा नामक स्टेशन पड़ता है, स्थान पड़ता है, जहाँ पर एक घटना हुई थी। और इसका प्रभाव जो है वो दाहोद में बिल्किस बानो के साथ भी देखने को मिला, क्योंकि सटा जिला था। तो जब घटना की शुरुआत पंचमहल से हुई थी तो उसका प्रभाव पड़ोसी जिले पर पड़ेगा ही। तो यहाँ पर उसके दाहोद का भी हम इसमें चर्चा करेंगे, जो आज इसमें मुख्य विषय है, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ जो घटना हुई दाहोद में हुई थी। ये जो आग लगाई गई थी वह कार सेवकों को ट्रेन में पंचमहल में लगाई गई थी और यह गोधरा में, देखिए, कार सेवकों को जो है आग के हवाले पंचमहल में किया गया था और यह गोधरा में हुआ था। पंचमहल जिले गोधरा नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन बिल्किस बानो के साथ जो घटना हुई वो दाहोद जिले में हुई थी।
पंचमहल से जो सटा जिला है, दाहोद के रंधकपुर गांव में हुई थी वो घटना। ध्यान देंगे आप ये बातें जरा, तो इसलिए हम दाहोद की भी चर्चा करना जरूरी है। मैप से आप देख सकते हैं दोनों पर सटे हुए जिले हैं। तो प्रश्न उठता है कि बिल्किस बानो चर्चा में क्यों आई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह घटना अभी हाल ही में चर्चा में क्यों, जब 20 साल पहले घट गई तो यह घटना हाल में चर्चा में क्यों है। दरअसल 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की सब जेल ने बिल्किस बानो केस में दोषी पाए गए 11 दोषियों को रिहा कर दिया है। और रिहा करने के बाद ही यह पूरी घटनाक्रम इस देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और यह घटना उनको रिहा करने किया गया है वो दिन था 15 अगस्त, यानी देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस, और भारत इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसके बाद जो भी देखिए ट्विटर पर ट्रोल्स चल रहे हैं कि, और कई बातें आ रहे हैं कि माफ़ी नहीं फांसी दो, जैसे ट्रोल्स भी चल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी टिप्पणी की गई है कि नरेंद्र मोदी लाल किले से तो स्त्री सुरक्षा, स्त्री सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बेटी के रेपिस्ट और हत्यारों को उसी दिन रिहा करते हैं। तो ये दो भाजपा की दो मुही बातें हैं, जो कहते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो आइए अब घटना को विस्तार से बताता हूं कि ये घटना क्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछा जा रहा है। जानिए कि 27 फरवरी 2002 को, जो मैंने आपको बताया, कार सेवकों से अयोध्या से अहमदाबाद जा रही कार सेवकों के एक ट्रेन को रात के पंचमहल जिले के गोधरा नामक स्थान पर आग लगा दिया गया। और आग लगाने के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे, और उस दंगाइयों के हमले में ही बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ, उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, और उनके 15 परिवारजनों के साथ भी रेप और हत्या जैसे दुर्व्यवहार किए गए, वारदातें को अंजाम दिया गया। तो प्रश्न उठता है कि ये हत्याएं कहाँ हुई, कहानी क्या है, आइए देखते हैं इस बोर्ड पे। तो गुजरात के दाहोद जिले के अंदर, देखिए गुजरात के दाहोद जिले के अंदर जो पंचमहल का पड़ोसी जिला है, रणधीकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो अपने 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ अपने घर से भाग गई। जब दंगा भड़का तो बिल्किस बानो, जो गुजरात के दाहोद जिले के रणधकपुर गांव की रहने वाली थी, अपनी 3 साल की बेटी सलेहा, और वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो 15 सदस्यों के साथ वहां से भागने गई। जान माल बचा रहेगा तो फिर जीवन चलाया जा सकता है। तो आपको मालूम होगा कि बकरीद के दिन दंगाइयों ने 27 फरवरी को जो आग लगाई थी, उस दिन बकरीद का दिन था। और यह जो घटना बिल्किस बानो के साथ घटी है, यह 3 मार्च को 2002 को घटी है। ध्यान देंगे जरा। तो दंगाइयों ने कई घरों को जला डाला। वे कथित तौर पर मुसलमान लोगों का सामान लूट रहे थे, उनको मार रहे थे। BBC की रिपोर्ट 2002 की है, इन्हीं के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। 3 मार्च 2002 को देखिए बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा। रहने वाली रणधीकपुर गांव की हैं, लेकिन जब चारों ओर लूट मार होने लगी तो ये लोग वो गांव छोड़कर, बिल्किस अपने 3 साल के बच्चे सलेहा और 15 अन्य सदस्यों के साथ वो गांव छोड़कर छप्परवाड़ गांव आ गई और आकर खेतों में छिप गई। इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई है, उसमें कहा गया है कि 12 लोग समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के ऊपर हमला कर दिया। परिवारजनों पर भी हमला हुआ तथा साथ साथ 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ रेप भी हुआ। इसी रेप की घटना में जिनको आरोपी बनाया गया और जिनको सजा मुकर्रर हुई यही है बिल्किस बानो केस। इसी रेप घटना में जो दोषी पाए गए उनके लिए सजा तय किया गया था, और यही है बिल्किस बानो केस। तो आप समझ गए होंगे कि रेप और हत्या के लिए ही बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। केस 15 अगस्त 2022 को सरकार ने इनको तुरंत रिहा कर दिया है। और रिहा करने के बाद अब विपक्ष ने उस पर सवाल उठाना चालू कर दिया है, और लाजमी भी है कि सरकार ने उम्र कैद की सजा पाए हुए व्यक्तियों को किस आधार पर छोड़ दिया है। क्या 14 साल में उम्र कैद की सजा पाए हुए व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है? तो अब देखिए, इसी पर राहुल गांधी का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान नारी शक्ति की झूठी बातें करते हैं और महिलाओं के रेपिस्टों को रिहा करके महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं। इसी तरह से राजदीप सरदेसाई जी का ही ट्वीट है, गोखले और प्रियंका का भी ट्वीट है। राजदीप सरदेसाई पूछते हैं कि गैंग रेप के अंदर एक कैसे डिसाइड किया गया कि यह कम हीनियस है और यह ज़्यादा हीनियस है। इसी प्रकार से प्रियंका वाड्रा के द्वारा भी ये बातें पूछी गई हैं। और इसके बाद कई लोगों ने इस पर कमेंट किया है कि यह यहाँ रेपिस्टों का ही रिहा नहीं, कि अब कानून का रेप हो गया है। ऐसे तो बलात्कार और फांसी घटनाएं बढ़ेंगी जब दोषी इतनी सस्ते रिहा हो जाएंगे। जाहिर सी बात, इस पर आगे भी चर्चा किया जाएगा कि क्या सरकार ने गलत किया है, सही किया है। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। जब आरोपियों को रिहा कर दिया गया, यानी जो दोषी थे उनको रिहा कर दिया गया, तो रिहा होने के बाद इन सबको बाहर निकलने देखिए मिठाइयाँ खिलाई गई। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको मिठाइयाँ खिलाई गई। साथ भी तस्वीरें सामने आई कि इन्हें बिठाकर मालाएं भी
पहनाई गई, यानी गैंग रेप के आरोपियों को इस प्रकार से अभिवादन किया गया। इसके बाद उन पर भी जो मामले चल रहे हैं उसको भी हम आगे बताएंगे, जिसमें से कहा जा रहा है कि ये सभी अच्छे परिवारों से हैं, ये अच्छे आचरण के हैं, इसीलिए इन्हें रिहा किया गया। इन्हें रिहा करते हुए सरकार दलील दे रही है कि अच्छे परिवार से हैं, अच्छे आचरण से हैं, इसलिए इनको रिहा किया गया है। ये जो देसी रिहा हुए हैं उनके नाम है, इस नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। बिल्किस बानो गैंग रेप केस में जो बातें न्यूज़ से बाहर आती हैं उसमें विश्व हिंदू परिषद के परिषद में बैठाकर, उनका देखिए बीवी के परिषद में बैठाकर स्वागत किया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस केस के अंतर्गत दोषी होने के बाद रिहा होने वालों के हैं। इन आरोपियों को सज़ा कब मिली ये भी आपको बताऊंगा। पूरी घटनावार को सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। पहले आप सज़ा कब मिली, पहले पूरी घटना को हम सिलसिलेवार ढंग से समझ लेते हैं। यहाँ हम पूरी घटना को गोधरा कांड से होते हुए समयवार बताने का प्रयास करते हैं। घटना इस प्रकार से, हम थोड़ा सा संक्षेप में इसको समझ लेते हैं। इसके बाद सभी न्यूज़ पर के कटिंग्स हैं, इन्हीं में सभी सारी बातें आपको पहुंचा रहा हूं, समझ तरीके से आप सुनते चलिए। बिल्किस बानो की घटना 3 मार्च 2002 को हुई। बिल्किस बानो केस के अंदर जो रेप की घटना हुई, इसके परिवारजनों की हत्या हुई। यह घटना जो है अहमदाबाद के रंधकपुर गाँव में एक भीड़ के द्वारा घटी, जो बिल्किस के परिवार का पीछा करते हुए छपरवाड़ गांव पहुंच गई थी। वहाँ गन्ने के खेत में छिपे बिल्किस और उसके परिवारजनों पर हमला कर दिया गया था, जिसमें बिल्किस की 3 साल की बेटी सालेहा की हत्या कर दी जाती है और उसके परिवार के 7 अन्य लोगों की भी हत्या कर दी जाती है। साथ ही 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ बलात्कार जैसा जघन्य काम किया जाता है। अब सोच लीजिए, इसके बाद इस घटना के बाद आगे बढ़ती गई और 4 मार्च 2002 को पहली बार FIR दर्ज की गई तथा पहली गिरफ्तारी 2004 में हुई। ऐसा राज्य सरकार पर भी आरोप लगा था कि राज्य सरकार दोषियों को बचा रही है, तो बिल्किस का परिवार मानव अधिकार आयोग में गया था और वहां से उसने CBI जांच की अनुमति मांगी थी। इसके बाद 9 अप्रैल 2004 को CBI ने चार्जशीट फाइल की। सोच लीजिए, घटना 2002 में हुई, पहली FIR हुई थी 4 मार्च 2002 को, पहली गिरफ्तारी हुई 2004 में और 9 अप्रैल, और लेट का वजह है कि जांच CBI को सौंप दी गई थी। इसके बाद 9 अप्रैल 2004 को CBI ने चार्जशीट फाइल की। यह घटनाक्रम इस प्रकार से आगे चलती गई। 21 जनवरी वर्ष 2008, देखिए 21 जनवरी वर्ष 2008 को स्पेशल कोर्ट ने 18 लोगों को टोटल मुख्य एक्यूज बनाया गया था, जिसमें से 7 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था और शेष 11 लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह सजा उनके बिल्किस बानो के साथ रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों के हत्या के जुर्म में सुनाई जा चुकी थी। अब यह बात 2008 से आगे बढ़ती हुई 2022 तक आ चुका है, जिसमें 14 साल से ज़्यादा समय बीत चुके हैं और 15 अगस्त 2022 को सरकार ने इन्हीं अभियुक्तों को रिहा कर दिया है। रिहाई से ही सारा मामले ने फिर एक बार तूल पकड़ लिया है। इसीलिए हमने आपको इस घटना की सारी बैकग्राउंड बताई कि कैसे घटना शुरू हुई और कैसे बिल्किस बानो कांड को अंजाम दिया गया और कैसे उसके दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर हुई। इस बीच सरकार के द्वारा क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया, कब, वर्ष 2019 में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गुजरात सरकार को 2019 में कि बिल्किस को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। उसको मुआवजा दिया जा चुका है। वर्तमान में इनका परिवारजन अभी करा कर रह रहा है। इसके अलावा एक सरकारी नौकरी और बिल्किस को रहने की व्यवस्था करने आवास भी दिया जाए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश किया, गुजरात सरकार को, कि आप बिल्किस को 50 लाख का मुआवजा दीजिए, इनको एक परिवार के सरकारी नौकरी दीजिए तथा इनको रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था कीजिए। तो बिल्किस का परिवार 50 लाख रुपए की एफडी करा कर रह रहा है, लेकिन इन्होंने बिल्किस ने नौकरी का प्रस्ताव अपने पति को करने को ऑफर दिया, जो फिलहाल अभी पेंडिंग में है। बिल्किस को मिला था कि वो पियून की नौकरी उनको ऑफर की गई थी। इस तरह से अभी तक यह मामला टला हुआ है। यह अब तक का सारा अपडेट है। जब यह घटना हुई उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में न्यूज़ छापी थी तथा बताया कि अभी जब रिहाई हुई कि न्यूज़ निकल कर बाहर आई, बिल्किस से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने पहले से ही बोलेंगे, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एक मेरी जो बेटी सालेहा है उसके लिए दुआ करने दीजिए। इन न्यूज़ की बात छापी थी। इसके बाद बिल्किस परिवार फिर आगे आया है और उन्होंने कहा है कि आज इसके लिए हमने इतनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनके दोषियों को इस तरह से रिहा किया गया है तो हमारा जीवन फिर अंधकार में हो गया है कि फिर हमारे साथ क्या होगा। उनके परिवार ने इस पर प्रतिक्रिया बाद में व्यक्त की है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले सवाल समझिए। प्रश्न उठता है कि क्या उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति को 14 साल के बाद रिहा किया जा सकता है या उसकी सजा कम किया जा सकता है या उसकी सजा में छूट दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये सुप्रीम कोर्ट की हेडलाइन देखनी होगी। ये हेडलाइन बस 2012 का डिसीजन है। उसने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि उम्र कैद का मतलब है कि जब तक आप जिंदा हैं, यानी जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप कैद में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में फैसला दिया था कि उम्र कैद का मतलब ये नहीं है
कि हम जब चाहे रिहा कर दें, 14 साल, 15 साल, 20 साल में। उम्र कैद का मतलब है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे, यानी जब तक आप मर नहीं जाते हैं, तब तक आप जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह स्पष्ट गाइडलाइंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल टर्म ऑफ इंटायर लाइफ, यानी किसी व्यक्ति को उम्र कैद हुई है तो फिर वह आजीवन, यानी जब तक वह जिंदा है वह जेल में ही रहेगा। तो फिर इन्हें 14 साल में कैसे रिहा कर दिया? प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिसको भी आजीवन कारावास की सजा हुई है वो मरते दम तक, जब तक मर नहीं जाता है तब तक वह जेल में रहेगा। तो फिर इनको 14 साल के बाद ही रिहा कैसे कर दिया गया? ये भी एक बड़ा यश प्रश्न है। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल बनता है। इसके लिए काम आती है सरकार की पॉलिसी। देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। उसी तरह से सरकार की एक पॉलिसी काम आती है, और सरकार की ही पॉलिसी का गुजरात सरकार ने सजा कम से मुक्त करने वाली जो पॉलिसी है उसी का है, उसकी क्या है, यानी सजा से रिहाई की जो पॉलिसी है यहाँ पर उसका उपयोग हुआ है। यानी 14 साल बाद जो रिहा करना है उसका कोई नियम नहीं है। सरकार की मिशंस पॉलिसी है, छूट का प्रावधान है। देखिए, मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। गुजरात सरकार ने 1992 में एक पॉलिसी बनाई थी कि आजीवन सजा पाए हुए दोषियों को उनके आचरण, व्यवहार जो जेल के अंदर हैं, उम्र इत्यादि के आधार पर रिहा करने के लिए समीक्षा किया जा सकता है, उसकी एक समिति बनाई जा सकती है। ये पॉलिसी 1992 की है। फिर 2014 में गुजरात सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि रेप और हत्या जैसे जघन्य कृत्य के दोषियों को यदि वो उम्र कैद की सजा पाते हैं तो उनको रिहा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए जरा, दो पॉलिसी हैं। पहली 1992 की, जिसमें उम्र कैद की सजा पाए दोषियों को 14 साल की रिहाई के बाद रिहाई के लिए वो अपील कर सकते हैं। लेकिन जो 2014 की जो पॉलिसी है, छूट पॉलिसी, उसमें कहा गया कि नहीं, रेप और हत्या के दोषी को आजीवन उम्र कैद मिलेगा, उनको छूट नहीं मिलेगी। तो गुजरात सरकार ने यहाँ पर 1992 की पॉलिसी का यूज किया है, 2014 की पॉलिसी का यूज नहीं किया है छूट देने में। सरकार का कहना है कि यह घटना जब घटी उस समय गुजरात में 1992 की पॉलिसी लागू थी, घटना ना 2014 में हुई है, और घटना 2002 की, यानी उस समय 1992 की पॉलिसी अप्लाई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम इनको 1992 की पॉलिसी के तहत ही रिहा कर रहे हैं। 2014 की पॉलिसी बाद में बनाई गई है जो इन पर अप्लाई नहीं होती है। सरकार ने अपना तर्क दिया है। तो आज हम जानेंगे पॉलिसी क्या है और किस आधार पर इनको सरकार ने रद्द किया, कौन कौन कमेटी में सदस्य थे, सारी बातें जानेंगे। तो 14 साल पर इतना जान लीजिए कि 14 साल के बाद रिहा करने कोई नियम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि उम्र कैद का मतलब ही होता है जीवन भर सलाखों के पीछे रहना, लेकिन सरकार ने इनको रिहा कर दिया है। तो प्रश्न उठता है कि सरकार ने इनको रिहा किया है तो सब रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। पहले तो 14 वर्ष तक उन्होंने जेल में सजा काटी, उस दौरान जेल में उनका व्यवहार कैसा रहा, उनकी उम्र कितनी रही, अब जो सजायाफ्ता कैदी हैं, इसके साथ साथ जेल के अंदर उनके आचरण कैसे रहे, इन सब बातों का भी समीक्षा की जाएगी। उनके बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट की क्या राय है, साथ ही समाज के लोगों की क्या राय है, इसके लिए पूरा पैनल बनाया जाता है। इस घटना में भी रिहाई से पहले सारी चीज़ों का जाँच पड़ताल किया जाता है। तो इस घटना में भी रिहाई से पहले 11 सदस्यीय पैनल बनाया गया था, और उस पैनल ने सर्वसम्मति से, जिसमें कि इस जिले का जो कलेक्टर है वो भी शामिल थे। इस 11 सदस्य जो पैनल बनाया गया था, उस पैनल ने सर्वसम्मति से रिहा करने की अपनी अनुशंसा कर दी गुजरात सरकार को। उसमें 11 सदस्य पैनल में एक जिले के कलेक्टर भी शामिल थे। यानी रिहाई के लिए जो पैनल गठित थी, जो उनके आचार व्यवहार का उक्त अवधि में मूल्यांकन, जेल की अवधि में जो आचार व्यवहार है उसका मूल्यांकन करती है, उसके रिपोर्ट के आधार पर इनको रिहा किया गया है। उम्र कैद की सजा पूरी होने से पहले दोषी को सीआरपीसी के सेक्शन 432 के तहत संविधान तहत संबंधित सरकार किसी भी छूट या रिमिशन से रिहा हो सकता है। देखिए, सरकार को यह अधिकार मिला है कि वो सीआरपीसी की धारा 432 के तहत किसी भी दोषी को छूट या रिमिशन प्रदान कर सकती है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 433 के अनुसार संबंधित सरकार उम्र कैद की सजा को 14 साल से पहले नहीं घटा सकती है। देखिए, सीआरपीसी की धारा 432 में तो उसको अधिकार मिला है कि सरकार उम्र कैद की सजा को घटा सकती है, लेकिन वही 433A के तहत उसको ये भी बंधन दिया गया है कि वो उम्र कैद की सजा को 14 साल से कम नहीं कर सकती है। सरकार को इतना बातें ये बंधन है। यानी जो रिहाई संभव हुई है वो 14 साल से पहले नहीं हुई, यानी 14 साल के बाद ही होगी। देखिए, इसके संबंध में गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो जानकारी दी गई है वह यह है कि 11 दोषियों ने कुल 14 साल की सजा काट ली है। नियम के अनुसार उम्र कैद का मतलब होता है कि कम से कम 14 साल की सजा।
यानी गुजरात के एडिशनल जो हैं चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जानकारी दी गई है कि जो 11 दोषियों को रिहा किया गया उन्होंने कम से कम 14 साल की सज़ा पूरी कर ली है। और उम्र कैद का मतलब होता है कि कम से कम 14 साल की सज़ा, मतलब कि इसके बाद में रिहाई की 14 साल से पहले रिहाई की बातें नहीं की जा सकती हैं, 14 साल के बाद रिहाई की बातें की जा सकती हैं। इसका फैसला सरकार को करना होता है। जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है उनमें से कौन कौन है भाई, सरकार रिहा करने के लिए कुछ मापदंड तो बनाएगी। तो किन मापदंडों पर रिहा करती है, तो पहला दोषी की उम्र, अपराध की प्रकृति और जेल में उनका व्यवहार कैसा है, इस आधार पर दोषियों को रिहा किया जाता है। पूरा देख लीजिए, रिपोर्ट है। सीआरपीसी के दोनों धाराओं में बातें मैंने बता दी है। संबंधित राज्य सरकार सीआरपीसी के 433 और 433A के तहत किसी भी दोषी की मृत्यु दंड की सजा को दूसरी सजा में बदल सकती है। देखिए, राज्य सरकार को अधिकार मिला हुआ है सीआरपीसी के 433 और 433A के तहत कि वह किसी भी दोषी के मृत्यु दंड की सजा को किसी भी अन्य सजा में बदल सकती है। आप राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां जानते हैं, गवर्नर की क्षमादान शक्ति जानते हैं, यहाँ पर सरकार की बातें हैं। देखिए, आप राष्ट्रपति को भी देखेंगे मृत्युदंड को फांसी में, मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में बदल देते हैं। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु यहाँ बातें राज्यपाल और राष्ट्रपति की नहीं हो रही है, सरकार की हो रही है। तो सरकार सीआरपीसी के तहत इस प्रकार के रिहाई की कानून बना सकती है। सरकार को पावर है 433 और 433A के तहत, जिसे रिमिशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको यह पता चल गया होगा कि इनकी रिहाई किस आधार पर की, यानी इनकी रिहाई रिमिशन पॉलिसी 1992 के आधार पर की गई है। सरकार ने जो 2014 में रिमिशन पॉलिसी बनाई थी उसके आधार पर नहीं की गई है। इतनी बातें आप जानेंगे। अब प्रश्न उठता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, यानी जिसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि उम्र कैद का मतलब आजीवन जीवन भर जेल में रहना है। अब उस फैसले का क्या होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? फर्क है, इसीलिए सभी उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता है। स्पेशल केसेस में, मतलब जब इन 3 क्राइटेरिया स्पेशल केस, सभी को नहीं रिहा किया जा सकता है 14 साल में। जब स्पेशल केस जिनमें 3 क्राइटेरिया, उम्र, अपराध की प्रकृति तथा साथ में व्यवहार को देखने के बाद ही पंचमहल के कलेक्टर सुजल मात्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उसमें 11 सदस्य थे। उसमें कहा जाता है कि 2 सदस्य बीजेपी के भी थे, जैसा आरोप लगा था। और यहाँ पर एक न्यूज ट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर जो गोधरा के एमएलए हैं उनका बयान काफ़ी चर्चा में है। उनका कहना है कि इस केस में कुछ दोषी ब्राह्मण थे जो अच्छे संस्कार के थे, और ये बीजेपी एमएलए का कहना है कि ब्राह्मण है, अच्छे संस्कार के, अच्छे कुल के, इसलिए उनको रिहा किया जा रहा है। देखिए क्या बात है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन है, भी जानिए। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बातें कही, इनका नाम सीके राहुल जी है। ये बातें कहने वाले कौन हैं, गोधरा के एमएलए हैं बीजेपी के, और इनका नाम है सीके राहुल जी। और 11 सदस्यीय पैनल में ये भी शामिल थे। इनका कहना है कि इनमें से एक दोषी तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी सजा के रिहाई के लिए मांग कर चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा मसला समझ में आ गया होगा कि सरकार ने 11 सदस्यीय पैनल बनाई थी, जिसमें एक कलेक्टर के साथ 2 बीजेपी के एमएलए भी थे, ऐसा कहा जा रहा है, और साथ में अन्य सामाजिक वर्ग के प्रबुद्ध वर्गों के लोग इसमें शामिल थे, और सबकी सहमति के आधार पर इनको रिहा करने का फैसला किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई हो कि मसला क्या है, विवाद क्या है, वो क्लियर हो गया होगा। यदि आपको यह बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि अब आपको निर्णय लेना है, आपको सोचना है कि क्या सरकार का निर्णय जो है वो सचमुच सही है या नहीं। मैं आप पर छोड़ूंगा, आप स्वयं विचार करेंगे। और देखिए, हमारे देश में बहुत ऐसे कैदी हैं जो 20-20 साल की सज़ा काट चुके हैं, लेकिन उनके फैसला अभी जेल में ही है। अच्छा आचरण है, उम्र है, प्रकृति है, फिर भी इतना जघन्य कृत्य है नहीं है, फिर भी। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि सरकार का फैसला कितना सही है। क्या इसमें राजनीतिक चीज़ों को जोड़कर देखा जाना संभव है? तभी तो सरकार इतना जल्दी इनको रिहा कर दी। अन्य लोगों के मैटर में ऐसा नहीं किया जाता है। क्या इनको रिहा करना सही था, नहीं था? ये सारी बातों का आकलन आप करेंगे मेरे इस वीडियो को, सेशन को देखकर, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप, मुझे आशा है कि आपको पूरी घटनाक्रम, केस और रिहाई का पैमाना समझ में आ गया होगा, और विवाद क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।